वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का। नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हजारीबाग में वीर शहीद सिद्धू कान्हू प्रतिमा का अनावरण किया। हूल दिवस के अवसर पर हजारीबाग वासियों को प्रतिमा अनावरण के साथ कई विकास कार्यों से भी नवाजा गया। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन ने यह कहा कि झारखंड की धरती वीर क्रांतिकारियों की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत भी खट्टे किए और प्रांत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। वहीं इन वीर शहीदों की कुर्बानी जाया न जाए, उनके परिजनों को भरपूर सम्मान दिया जाए। प्रतिमा अनावरण के अवसर पर हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल, बरकट्ठा विधायक अमित यादव और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद समेत आला अधिकारी भी मौजूद रहे। और वहीं दूसरी ओर साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के मंडरों में विश्व स्तरीय फॉसिल्स पार्क और फॉसिल्स म्यूजियम सह ऑडिटोरियम के जिले के लोगों को सौगात दी। दरअसल इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा कि मंडरों की पहाड़ियों, पेड़ों और चट्टानों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि इस धरती पर जीवों के आगमन काल और शायद उससे भी पुराना। यह फॉसिल्स पार्क न सिर्फ पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि भूगर्भ शास्त्रियों और साथ ही विद्यार्थियों के शोध को भी नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान ये कहा कि धरती पर मानव जीवन की रचना का इतिहास बताने वाले गिने चुने ही जगह पूरी दुनिया में हैं। उनमें साहिबगंज में मंडरों की धरती पहले स्थान पर है, जहां पर पहाड़ियों और जंगलों में ऐसा खजाना छिपा है जो कि बिरले ही कहीं देखने को मिलेगा। यहाँ के फॉसिल्स ब्रह्मांड की रचना के पूरे इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है और पूरे देश और दुनिया को इसकी जानकारी हो। साथ ही यहाँ के फॉसिल्स को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ही इसे फॉसिल्स पार्क का रूप दिया गया है। साहिबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 2 दिवसीय दौरे पर संताल पहुंचे और इसी दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हूल दिवस के खास अवसर पर साहिबगंज के भोगनाडीह में अमर शहीद सिदो कान्हू के स्मृति स्थल पर पूजा अर्चना की और अमर शहीद सिदो कान्हू द्वार का उद्घाटन भी किया। इसी दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने यह कहा कि आदिवासी समाज शुरू से ही अपनी हक की लड़ाई लड़ता आ रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण भोगनाडीह से मिला है, जहां के अमरवीर शहीद सिदो कान्हू ने अंग्रेजों से आदिवासी समाज के हितों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। और इसी मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे ये भी कहा कि आदिवासी समाज ने देश में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। इतिहास के अनेकों कहानियों में इन्होंने अपना प्रमुख छाप छोड़ा है। आदिवासी समाज कहीं न कहीं अपने हक अधिकार के प्रति हमेशा से संवेदनशील रहा है और उसका जीता जागता प्रतीक के रूप में हमारे भोगनाडीह में ही हमें देखने के लिए मिलता है। आज इस जगह पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं और वैसे भी ये राज्य अपने आप में एक अलग पहचान बनाता है। कई इतिहास के पन्नों में झारखंड प्रदेश के अनेकों कहानियों से भरा पड़ा है। भले ही आज के दिन में इस समाज के प्रति उतनी संवेदनाएं ना दिखती हैं।
देवघर बाबा नगरी में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और कार्यक्रम को लेकर पल पल की जानकारी के लिए देवघर में कई अधिकारी दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बताएं कि देवघर एयरपोर्ट पर हाई लेवल मीटिंग भी आयोजित की गई, जिसमें झारखंड के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और सबसे पहले अधिकारियों ने देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामों की तैयारियों की जानकारी भी ली। इसके बाद सभी अधिकारी देवघर बाबा मंदिर पहुंचे, जहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और साथ ही साथ देवघर कॉलेज मैदान में कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया। इसी बीच मुख्य सचिव झारखंड सुखदेव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री सबसे पहले देवघर एयरपोर्ट आएंगे, जहां पर देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। आपको ये बताएं कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर का दौरा करने के लिए आएंगे। को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारेंगे, उसी संदर्भ में मैं आया हूँ। मंदिर पे आएंगे, पहले एयरपोर्ट का नवीन एयरपोर्ट बनाया है उसका उद्घाटन करेंगे, उसके बाद यहाँ मंदिर आएंगे, बाबा जी के दर्शन करेंगे। क्या शेड्यूल है? 12 जुलाई को दोपहर को आएंगे, उसके बाद पहले एयरपोर्ट का भ्रमण करेंगे, वहाँ पे जनसभा को एड्रेस करेंगे, उसके बाद बाय रोड यहाँ पे आएंगे, कुछ समय यहाँ अच्छे से पूजा करेंगे, आधा पौना घंटा यहाँ पूजा करेंगे। सॉरी, 2 मिनट प्रोग्राम बनाना है 3 जगह, जैसा कि सचिव जी ने बताया, देवघर एयरपोर्ट, बाबा बैजनाथ मंदिर और एक देवघर कॉलेज में कार्यक्रम है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है, यही देखने को मिला। माननीय नागर विमानन सचिव साहब खुद से आए हैं, अथॉरिटी के चेयरमैन आए हैं, मुख्य सचिव जी आए हैं, प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है 12 जुलाई का, उसकी तैयारी के सिलसिले में आए हैं। मुझे लगता है कि बाबा सब कुछ शुभ करेंगे, प्रधानमंत्री आराम से आ जाएंगे और आराम से चले जाएं। हमारी यही बाबा से प्रार्थना है कि आपसे सब सारे कार्यक्रम। और वहीं झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा देवघर पहुंचे, जहां पर सबसे पहले उन्होंने बाबा मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद देवघर परिसदन पहुंचे। और इसी दौरान पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए डीजीपी नीरज सिन्हा ने ये कहा कि 3 महत्वपूर्ण बैठकों के लिए देवघर वो आए हैं, जिनमें श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित देवघर आगमन यानी उनके दौरे को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा। देवघर एयरपोर्ट और रूट लाइन का भी जायजा लिया जाएगा। और इसके अलावा नीरज सिन्हा ने यह भी कहा कि देवघर कोर्ट परिसर में हुए शूट आउट मामले को लेकर भी कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया जाएगा। नीरज सिन्हा ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित दौरा है और इसको लेकर भी तैयारियों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही ये भी बताया गया कि देवघर में यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण और खास है, जिसमें मुख्य फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी और श्रावणी मेले की तैयारी शामिल है। 2 बिंदुओं पर है। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी तैयारियों का रिव्यू है। दूसरा जो श्रावणी मेला यहाँ होगा तो उसकी तैयारियों का रिव्यू है। तीसरी जो घटना हुई थी सिविल कोर्ट के सामने उसको हम लोग देखेंगे और अन्य जो तैयारियां यहाँ की हैं उसको। और वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अधिवक्ताओं के बुलावे पर राज्य सिविल कोर्ट पहुंचे, जहां पर उनके साथ वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा प्रतिनिधि सच्चिदानंद चौधरी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंभू अग्रवाल, सचिव संजय कुमार विद्रोही समेत कई अधिवक्ता भी मौजूद रहे। इसी दौरान अधिवक्ताओं ने एक स्वर में सुरक्षा के लिए कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरेज लगाने की बात की, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा कि मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाएगा और जल्द ही कैमरे लगाने का प्रयास भी होगा। वहीं अधिवक्ताओं ने मंत्री से परिसर में स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा शिविर लगाने की भी मांग की, जिसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने तुरंत सिविल सर्जन को निर्देश देकर प्रत्येक महीने स्वास्थ्य शिविर लगाने का प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए कहा।
और वहीं झारखंड के स्वास्थ्य विभाग गुमला ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया, जिसकी लिखित परीक्षा 19 मई 2022 को हुई, जिसको लेकर 28 जून को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में भारी अनियमितता बरती गई, रिजल्ट को प्रकाशित नहीं किया गया और गलत तरीके से अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति पत्र सौंपे गए। साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी दरकिनार कर दिया गया और गुरुवार को परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में अभ्यर्थियों ने गोलबंद होकर प्रशासन के इस कदम का विरोध जताया। दरअसल इस दौरान अभ्यर्थियों ने ये कहा कि जिला आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया। चयन प्रक्रिया में दूसरे जिला के अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर इस मामले पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूरन उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और अब रुक करते हैं बिहार की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों का। दरअसल एआईएमआईएम को बिहार में एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बताएं कि एआईएमआईएम के कुल 5 में से 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने से किशनगंज आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई है, जिसके बाद किशनगंज के सलाम कॉलोनी स्थित युवा आरजेडी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर चारों विधायकों के स्वागत में जश्न मनाया। आरजेडी के नेताओं ने इस दौरान ये कहा कि चारों विधायकों का उनकी घर वापसी हुई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक सीमांचल में आरजेडी का एक विधायक था, वहीं एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल होने से सीमांचल के साथ साथ बिहार में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी अब बन चुकी है। साथ ही साथ आरजेडी जिलाध्यक्ष ने इस दौरान ये कहा कि अब जेडीयू के भी कई विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं और आने वाले वक्त में बिहार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी सरकार बनाने जा रही है। जेडीयू में भी कितने गुट हो चुके हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि जेडीयू से भी कुछ विधायक हमारे साथ आएंगे और सरकार राष्ट्रीय जनता दल की बहुत जल्दी बनेगी। उसी का ये पहली सीढ़ी है जिसको हमने पार कर लिया, राष्ट्रीय जनता दल ने पार कर लिया है। हमारे लिए बहुत आश्चर्य की भी बात नहीं है, क्योंकि उसमें से 2 विधायक हमारे अपने हैं, हम अपना समझते भी थे। काफ़ी उत्साह है और उत्साह की बात भी है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के में 4 विधायक को जो है ज्वाइन होना ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और किशनगंज इस सीमांचल में जो हमारा केवल ठाकुरगंज का ही विधायक जीता था, लेकिन आज इन चारों के आने से हमारा पूर्णिया भी कवर हो गया और अररिया भी कवर हो गया और किशनगंज से हमको 3 विधायक हो गया, कोचाधामन, बहादुरगंज और ठाकुरगंज। में सबसे पहले हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ सेकुलरिज्म है, गंगाई जमुनाई तहजीब है, लोग यहाँ एक होकर रहना पसंद करते हैं। और आज जो चारों विधायक समझिए घर वापसी किए हैं, ये आरजेडी के ही कार्यकर्ता या पहले पूर्व में उनका अंग रह चुके थे, जो कि आज यहाँ पर घर वापसी किए। और वहीं किशनगंज जिले के डेढ़ागाछ प्रखंड क्षेत्र होकर बहने वाली रतुआ नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। दरअसल इसे हवा कोल पंचायत स्थित मध्य विद्यालय का अंश टूटकर रेतुआ नदी के गर्भ में धीरे धीरे समा रहा है और विद्यालय बच्चों का ये कहना है कि उन्हें इस दौरान काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बच्चों ने ये भी बताया कि उन्हें इस तरीके की परेशानियों से 2-4 होना पड़ता है। नदियों का जल स्तर घटने से 3 प्रखंडों में कटाव की स्थिति पैदा हो गई है। जिसको रोकना तो रोक सकते हो तो रोक लीजिएगा। तो प्रशासन की तरफ से इसमें बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। आपको बताएं कि गुस्से में यहाँ पर जो खास तौर पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं,
क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इस बात की शिकायत भी की है कि उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर गुस्से में डेढ़ा घाट के भूत आता भी हैं। प्रशासन की लापरवाही निश्चित तौर पर यहाँ पर बताई जा रही है। तो नदी के गर्भ में स्कूल जो है वो समा रहा है, लेकिन इस पर प्रशासनिक अभी तक कार्रवाई कुछ भी नहीं की गई है, जिससे लोग और छात्र गुस्से में हैं। पूर्व से काम होता तो यह विद्यालय बन जाते और यह मंदिर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर कौन देगा जमीन? यह मेरा कलीजा फट रहा है। गांव वालों का बच्चा अंधकारमय हो जाएगा। यहाँ पर कोई शिक्षा का है ना, कोई जमीन भूदाता नहीं देंगे जमीन। ये लाखों का जमीन हमने दिया, लेकिन यह क्या सोच कर दिया था कि यहाँ का बच्चा का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन ये लोग जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन और MP, MLA और जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं वह मूर्ख बनकर देख रहा था, देखा और कोई भी कार्य नहीं करने का। देखिए, टेढ़ा गाछ का 4-5 पंचायत है, वहाँ पर थोड़ी समस्या बढ़ी थी क्योंकि 2 दिनों से लगातार वर्षा पड़ रही है। लेकिन आज हम लोगों ने डिसाइड भी किया था कि आज हम लोग 4 जगहों पर कम्युनिटी किचन चलाएंगे। 2 जगहों पर खाना बनना प्रारंभ भी हो गया है और अभी जो सूचना मुझे मिली है, चूँकि हमारे SDO प्लस हमारे जो अंचल के वरीय पदाधिकारी हैं वो भी गए हुए हैं, साइट विजिट कर रहे हैं, फील्ड विजिट कर रहे हैं वो लोग, और अभी स्थिति अच्छी हो रही है। पानी रिसीड कर रहा है, तो बाकी 2 जगहों पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कम्युनिटी किचन की आवश्यकता नहीं है। और वहीं दूसरी ओर लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र अंतर्गत सांट माफ गांव में एक बच्चे की लाश मिलने से सनसनी मच गई, जिसके बाद लोगों में आक्रोश भरा पड़ा है। दरअसल ग्रामीणों ने इस दौरान ये बताया कि चनीरक शाह के 8 साल के बेटे ज्योतिष कुमार बुधवार शाम से ही लापता थे, जिसकी खोज स्थानीय ग्रामीण और परिजन कर रहे थे, जहां पर गुरुवार को उसकी लाश गाँव के पास एक गड्ढे से मिली। आपको ये भी बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही साथ 8 साल के ज्योतिष की दोनों जो आंख हैं वो फोड़ दी गई। इस दौरान लापता बच्चे का शव मिलने से परिजनों में भी गुस्सा भरा हुआ है। तो बिहार के लखीसराय का ये पूरा मामला है और गांव के पास गड्ढे में एक 8 साल के बच्चे का शव मिला है। ये बच्चा का लाश मिला है ज्योतिष कुमार नाम के लड़के का। उसके परिजनों के द्वारा आज सुबह में बतलाया गया कि कल ही से बच्चा मिसिंग था और जैसे ही वो थाना पर रिपोर्ट करने आए तो लाश होने की सूचना मिली। वहाँ पे हमारी पुलिस गई तो उससे पहले ही उस लाश को एक गड्ढे से निकाला जा चुका था। मृतक के शरीर पे जख्म के निशान हैं, हत्या की गई है। और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सुपौल जिला आरजेडी किसान प्रकोष्ठ का महासम्मेलन सदर बाजार के पब्लिक लाइब्रेरी एंड क्लब सुपौल में आयोजित किया गया। दरअसल कार्यक्रम की अध्यक्षता आरजेडी किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध कुमार यादव ने की और इस मौके पर जिले भर के आरजेडी के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी किसान प्रकोष्ठ सुबोध कुमार यादव ने कहा कि सरकार के किसान विरोधी नीति के कारण आज किसान बेहद बदहाल हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं पर सूखे से किसान जूझ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसान हित के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की गई है तो आरजेडी किसान प्रकोष्ठ आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ की ओर से आज यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें किसानों की जो मुख्य समस्याएं हैं, आज हमारे किसान बदहाल हैं। बगल में कोसी में देख लीजिए बाढ़ आया हुआ है, कहीं बाढ़ से परेशानी है तो कहीं सुखाड़ से परेशानी है जो है। और सरकार जो है संवेदनहीन है कि हर मोर्चे पर यह किसानों के प्रति जो सरकार है एनडीए यह विफल है नीतीश कुमार जी। इसलिए आज उनको हम चेतावनी देने आए हैं सुपौल में कि यदि किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए आपने आगे कदम नहीं उठाया तो राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ सड़क से लेकर सदन तक किसानों की आवाज को मजबूत करेगा। और वहीं बिस्फी में होने वाले श्रावणी मेले को लेकर स्थानीय टीपीसी भवन में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और एसपी सुशील कुमार ने संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की। दरअसल इस मौके पर भारी संख्या में दोनों समुदाय के लोगों ने भाग लिया और इस बैठक में जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आपको बताएं कि ये जो श्रावणी मेला है इसको लेकर अहम बिंदुओं पर भी सुझाव देने के लिए कहा और लोगों ने इस
मेले के दौरान कई तरह के सुझाव दिए हैं और उन्होंने कई चीजों को सही करने के लिए भी सुझाव दिए। तो अधिकारियों ने शांति समिति की बैठक की जिसमें लोगों को भी शामिल किया गया था और उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा और उन्हें सही करने की मांग भी की। स्पीकर साहब से हम 2 मिनट अकेले में मिलना चाहते हैं। क्या किस विषय में? और वहीं बिहार विधानसभा में हसनपुर से विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से 2 मिनट अकेले में मिलना चाहते हैं। आपको बताएं कि इस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया, 2 मिनट अकेले में तेज प्रताप यादव मिलना चाहते हैं, स्पीकर से मिलना चाहते हैं तेज प्रताप यादव। तो जवाब में तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि पर्सनल कुछ विषय है और 2 मिनट वो मिलना चाहते हैं। और इसी बीच जाते जाते मीडिया से मुस्कुराते हुए तेज प्रताप यादव ये बोल गए कि वो 2 मिनट अकेले में उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। स्पीकर साहब से हम 2 मिनट अकेले में मिलना चाहते हैं। क्या किस विषय में? पर्सनल कुछ विषय है, 2 मिनट मिलना चाहते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं 2 मिनट का मतलब। और चलिए फिलहाल उन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।